रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आपके नाम डालो पहले तो, क्योंकि आजकल अजबा सब वाले मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम्हारे सेशन में अटेंडेंस कम रहता है और उसके रिपोर्ट्स तैयार करो, इसीलिए मैं आजकल रिपोर्ट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। पहले तो मॉर्निंग स्टैक डेली जो हमारा डेली बेसिस पे सेशन होने वाला है मंडे टू फ्राइडे, और अभी टाइम जो है 7 बजे से रहेगा 8:30, 1.5 घंटा एज यूजल। और फ्यूचर में डे टाइम में शायद चेंज करूंगा अगर मेरे जॉब का इशू आया तो, मतलब अर्ली मॉर्निंग जॉब वाला केस आया तो। और मंथ स्टैक के अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं, और आज के सेशन का मैंने ये टाइटल क्यों दिया। पहले तो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हमको ये नियत पता करनी चाहिए और ब्रेन और माइंड एकदम रिफ्रेश कर लेना है कि क्यों करना है ऐसा, और क्या पहले होता था और अब क्या करना है, और इसके लिए मेरे पास स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो इसीलिए मैंने ये सेशन रखा हूँ। आगे सब स्लाइड्स, मेरी कोई स्लाइड्स नहीं, आगे एक ही स्लाइड्स है, जो भी कराने वाला लिख कर ही बताऊंगा। आज थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है, इंट्रोडक्टरी टाइप है। कल से हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी आगे जाएंगे, ठीक है। तो एक डेली जो अक्सर हम लोग काम करते आए हैं, अगर अक्सर काम करता है, मैं एक रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ जाता हूँ आगे। अगर आपने देखा होगा कि आप में से जो कुछ स्टूडेंट फाइनल ईयर के हो गए या फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे, तो जॉब कर रहे भी है 2-3 लोग यहाँ पे, तो करियर चेंज करना है, करियर कोडिंग में करना है। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ उसमें से एक बंदे का मैं शेयर कर रहा हूँ, पूरा अपना उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक नॉन सीएस बंदा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी नहीं है वो, मगर वो कंप्यूटर इंजीनियर बना, और मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, वन स्टैक डेवलपर बना, ही इज अर्निंग वेरी गुड सैलरी। अब उसका एक एक्सपीरियंस के थ्रू मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमारी एक्चुअल अभी की प्रैक्टिस में बताता हूँ व्हाट वी डू। वी पहले तो हम लोग कोडिंग सीखना है तो सबसे पहला अप्रोच हम लोग होता है फ्री वाला कंटेंट देख ढूंढो भाई नेट पर, टॉरेंट पर, है ना। फ्री कंटेंट पे जाते हैं एंड बेसिकली यूट्यूब हमारे लिए बेस्ट रिसोर्स हो जाता है। फिर इसके बाद हम जाते हैं चीज़ें मिनिमम पेमेंट वाले केस में, जैसे मेरा ही वाला ट्रेनिंग है आपका, सस्ते में काम निपट रहा है, या उसके अलावा अगर कोई है तो जैसे कि यूडेमी है, और कोई छोटे मोटे कोर्सेस है जो 500-1000 रुपये में हो जाते हैं, राइट। मैं आप लोग को लाइफ पूरा ये जो बता रहा हूँ ना, काफ़ी बड़ी चीज़ है, ये उन लोगों के बारे में है जो फैंग में काम करते हैं, ठीक है। उन लोग की जर्नी फैंग में जाने से पहले क्या थी, और ये चीज़ आप भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो मिनिमम मतलब मनी से काम करना, फिर उसके बाद कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा देके, गुड अमाउंट खर्च करके, जिनके पास पैसे हैं वो करते हैं, अच्छा अमाउंट देकर कोई बड़ी वेबसाइट पे जाके कोर्स करते हैं, जिसका कोर्स का कॉस्ट अगेन 80,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख तक होता है। एंड कुछ लोग तो सीधा यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े एमएस कर लेते हैं अमेरिका जाकर, और बड़े बड़े कोर्सेस कर लेते हैं, जिसकी कॉस्ट अगेन 20 लाख तक चले जाती है, ठीक है। कुछ लोग यहीं पे रह जाते हैं, जो अपने आप को सेल्फ टॉट इंजीनियर्स कहते हैं, सेल्फ टॉट, क्योंकि अगेन ऐसा नहीं है कि इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली में। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि सेल्फ टॉट कोडर के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल लाइफ इश्यूज नहीं मालूम है उसको, यूट्यूब से सीख रहा है, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहा है। दूसरा यूडेमी से पैसे लगा कर सीख रहा है, मगर अगेन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ थोड़े पैसे खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे भी 500 रुपीज़ वाला कर रहे हो। फिर कुछ लोग यूनिवर्सिटी में, कुछ लोग तो हाँ ये 80,000 1 लाख वाले कोर्स करते हैं। कुछ लोग फिर ये बड़े बड़े, ये आ रहा तो बहुत बड़ी लोगों के लिए, अपने लिए अपन उस लेवल पहुंच नहीं पाते। तो ये एक फेज आता है, लाइफ का फेज बोल रहा हूँ मैं। इवन कुछ लोग जॉब पे जाने के बाद थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं, तो फिर
और अमाउंट खर्चा करके फिर और कोई कोर्स करते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट पैसा आता है तो और इस पे चले आता है। ये लाइफ के फेजेस में आते हैं। आप अभी शायद डिप्लोमा फाइनल ईयर में होंगे, कुछ लोग को डिग्री के इंजीनियरिंग में होंगे, तो आप में से कुछ लोग ये फेज में ही ज़्यादातर होंगे, फ्री कंटेंट यूट्यूब और मिनिमम अमाउंट यूडेमी ईयर, ऐसे कुछ के केसेस में होंगे। तो वाई आई एम डिस्कसिंग दिस, क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज़ डिस्कस, क्योंकि आज के सेशन में जो चीज़ बताऊंगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो हम गलतियां करते हैं, वो गलतियां हम मन डेली के जो बैच हम लोग बना रहे हैं, तो ये बैच एक्चुअली सुपर 60 का बैच होगा। सुपर 60 का हम लोग बैच एक्सेप्ट अज्यूम करते हैं इसको, जहाँ पे सारे के सारे 60 स्टूडेंट्स को जॉब लगे। अभी फिलहाल तो नंबर ऑफ कंटेंट लोग कम है इसके अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है बहुत सारे। तो ये सुपर 60 जो रहेगी, सभी स्टूडेंट्स को जॉब लगनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल दे आर शोइंग देयर सीरियसनेस। तो इसके अंदर हम इन गलतियों को ना करें, और इनमें से ही चीज़ें सीखना भी है। ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ तो हम फ्री वाली सीखने वाले हैं, तो इसको किस तरीके से सीखना है ताकि एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ हम जा सकें। सो सबसे पहला आपको बताता हूँ कि एक साइंटिफिक एविडेंस तरीके के साथ, जब भी हम खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग अक्सर देखा गया है कि हम यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, या इवन मेरे जो वीडियोस है वो वीडियोस देखते हैं, और वीडियो देखते हैं तो एक वो एटीट्यूड आ जाता है नेटफ्लिक्स या आपका अमेजोन प्राइम हॉटस्टार के वेब सीरीज के जैसा, कि लंबे चौड़े यूट्यूब चैनल के पूरे वेब प्लेलिस्ट देखने शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5, इवन अगर वो प्लेलिस्ट में 50 वीडियोस भी हो, तो पूरे 50 वीडियो देखने के बावजूद भी जावास्क्रिप्ट में मास्टरी नहीं आती। कितने लोग ये चीज किए हो, चैट पे बताओ। तो एक पर्टिकुलर चैनल ले लिए, ये इवन लोग एडवाइस भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। शुरू शुरू में बेसिक लोगों के लिए करना पड़ता है कि भाई चलो भाई, सबसे वो फेमस है वो कोड विथ हैरी पे चले जाओ, और उसको यूट्यूब पे पूरा उसका वीडियो देख लो। हाँ, तो एक बंदे का यूट्यूब वीडियो देख लो, और उसको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करो। इवन प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट होता भी नहीं, होता है कि कितने लोग का हुआ है या नहीं हुआ, टाइप यस एंड नो बस। पूरे 50 60 लाइन इसका जो वीडियो रहता है। देखो अभी यहाँ मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं मेरे को, तो ऑब्वियसली ये एक तरीका है, सभी लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं नहीं करता तो नहीं करता, एवरीबॉडी डज दैट। तो हर कोई बड़े बड़े प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं, और हमारा एटीट्यूड क्या हो जाता है ना, हम लोग नेटफ्लिक्स वाले वीडियोस, या नेटफ्लिक्स तो मैं भी यूज नहीं करता, हॉटस्टार जैसे के वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे वेब सीरीज चलती है। तो वेब सीरीज में जैसे उसमें हुक रहता है ना, अगला नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, उसके बाद वाले एपिसोड में क्या होगा, मगर यहाँ पे तो हुक नहीं रहता है प्लेलिस्ट में, तो हम बीच में से गायब हो जाते हैं। दूसरा, मेरे को ये बता, इवन आपने 5 वीडियो भी देख लिया, कम से कम 5 वीडियो देखा, 5 वीडियो के बाद देखने के बाद कितना याद है आपको? ये सेल्फ रियलाइजेशन है यहाँ पे। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद मेरे को बताओ, इज द कंटेंट, हैव यू रिमेम्बर द कंटेंट? कुछ भी याद है आप लोग को? अभी अगर पूछने की बात छोड़ो, आप खुद बताओ कि आप लोग को कुछ भी याद आ रहा है क्या? एवरीवन, मैं सबका रिप्लाई चाहता हूँ, नहीं तो सब सो जाएंगे, फिर मोबाइल चालू करके बिस्तर में लेटे रहेंगे कुछ लोग यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, हम लोग जो भी पढ़ते हैं, इवन शायद मेरे पास आप लोग ने कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे, आज उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड में अगर आपको कुछ पूछ दूं तो सब याद नहीं रहेगा। कल का लेक्चर में कोई भी कुछ कंटेंट्स याद नहीं रहेंगे, राइट? तो हम ये है क्या नहीं, सब लोग बताओ, रिप्लाई करो।
कल के कंटेंट याद है क्या? गिटहब के सारे कमांड याद है क्या? कल रिवाइज भी कराया था। वेरी गुड, कुछ लोग को याद है। कुछ लोग को नहीं याद, याद नहीं भी हो सकते। मिक्स रिएक्शन अगेन इधर भी होगा, सारा कंसेप्ट भी याद होना मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बोलने का मकसद ये है कि लास्ट हम जितने भी ऐसे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, और फिर वीडियो देख देख के उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, खाली वीडियो देखते ही रह जाते हैं, या कोई बुक मिल जाती है, बुक तो आजकल पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है, या नोट्स छोड़ दिया है। तो ये हमारी थोड़ी एक वही हैबिट हो जाती है जो एग्जाम के 10 दिन पहले हम लोग का एटीट्यूड होता है। एग्जाम के 10 दिन पहले क्या करते हैं? किताब उठा लेते हैं, नोट्स वोट्स मिल जाते हैं यहाँ वहाँ के, पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर एग्जाम के दिन याद रहता है थोड़ा बहुत, तो उसको मैं तो यूजुअली एक डायलॉग बोलता हूँ, समुंदर भर याद करते हैं, चुल्लू भर याद रहता है, कतरा कतरा लिखते हैं, बूंद बूंद मार्क्स मिलता है। वापस बोल रहा हूँ, समुंदर भर याद करते हैं, चुल्लू भर याद रहता है एग्जाम के दिन, कतरा कतरा पेपर में लिखते हैं, और बूंद बूंद मार्क्स मिलते हैं। तो और फिर एग्जाम खत्म होने के 1-2 महीने बाद चीजें याद रहती है क्या? कंटेंट। हर सेमेस्टर के बाद हमारा सर के ऊपर जो सीपीयू रखा है, उसका हार्ड डिस्क के अंदर अंदर का डेटा सारा फॉर्मेट हो जाता है। यस और नो? सब भूल जाते हैं। मगर यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं, वो हमको लाइफ टाइम याद रखना है। क्योंकि आईटी कंपनी के अंदर सबसे बड़ा फंडा है कि नो बडी स्टेज इन एनी आईटी कंपनी मोर देन 2 ईयर। आप अगर रह जाते हो तो अच्छी बात है। आईटी कंपनी में कोई भी 2 साल से ज्यादा टिकता नहीं है, और ना टिकना भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जितना जॉब स्विच करोगे उतनी हाइक होगी। हर 2 साल के बाद हाइक, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद स्विच मार ही देने का। तो आप इस 2 साल में कंपनी में जॉब कर रहे हो, पहली बात तो ये इधर पे एंट्री करना, जॉब पे एंट्री मिलना, जॉब मिलना, जॉब मिलने के बाद उसी दौर पे जॉब भी करना और दूसरी कंपनी के लिए प्रिपरेशन भी करना रहता है। ये हर आईटी इंजीनियर यही करता है, तब भी उसका हाइक होता है। फिर उसके बाद कोई स्विच मारा, फिर से नेक्स्ट कंपनी के लिए प्रिपरेशन करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पहला जॉब किया बस इंटरव्यू दे दूंगा तो दूसरा जॉब लग जाएगा, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से जॉब नहीं। आपको इंटरव्यू देना है, मगर इंटरव्यू में बोलने आना चाहिए ना। अब इंटरव्यूज यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं? इंटरव्यूज जो होते हैं ना, एक तो डीएसए बेस्ड होता है, एक नॉन डीएसए बेस्ड होता है। इंटरव्यू के राउंड्स आपको ऑलरेडी मालूम है कि कहीं पे मिनिमम 2 राउंड्स तो होते ही है। मिनिमम 2 राउंड पे समझ के चलता हूँ। पहला टेक्निकल इंटरव्यू, डीएसए में आपका मशीन टेस्टिंग बेस्ड होगा, जहाँ पे हो सकता है आपको एमसीए एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा कोड देंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा, उसको 45 मिनट्स के अंदर या 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, डीएसए के बेस में ये पहला राउंड हो सकता है, और भी कोई भी कॉम्बिनेशन। सेकेंड राउंड जो होगा, हमको इसके अंदर ओरल एग्जाम, ओरल होगा टेक्निकल, मतलब मिनिमम 2 से 5 मिनट का आपको प्रवचन देना आना चाहिए कोई भी टॉपिक पे। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेश फ्रेश कल जो सीखे थे आप लोग ने प्रीवियस सेशन में, गिटहब का, उसमें अगर मैं आपको गिटहब का बोलूंगा, चलो बताओ गिटहब में क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे कंसेप्ट है, तो 5 मिनट तक आपको ओरली बोलने आना चाहिए। ये वो सिनेरियो है जहाँ पे आप वाइवा पे फेस करते हो। ऐसा नहीं कि 2 वर्ड का आंसर दे दिया, निजात मिल गया मेरे को, एक सेंटेंस आंसर बोल दिया, निजात मिल गया। आपको जो कॉलेज में बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते थे ना 2-2 पेज का, वो आप जब ओरली बोलने लगोगे ना तो वो जस्ट 2 मिनट का रहेगा, 2 पेज का कंटेंट। तो वो 2 मिनट 5 मिनट का कंटेंट आपको बोलना आना चाहिए। नॉन डीएसए में ये चीज आती है, ओरल टेक्निकल इंटरव्यू।
ये शायद 2 बार होगा नॉन डीएसए में, यहाँ भी हो सकता है तीसरा राउंड वापस हो, एंड लास्ट राउंड वही एचआर वाला रहता है। तो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग हमारे लिए क्या है, फर्स्ट राउंड ये वाला, दूसरा ये वाला, एक जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, अगर एमसीक्यू बेस्ड भी टफ रहता है, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना रहेगा, लाइव वेबसाइट्स होगी, उस वेबसाइट के अंदर कंटेंट होगा, क्वेश्चंस होंगे, उस उधर ही पे सॉल्व करना होगा। तीसरा, दोनों जगह पे चाहे वो नॉन डीएसए बेस्ड इंटरव्यू हो या डीएसए बेस्ड इंटरव्यू हो, डीएसए सबको मालूम है ना, समझता है ना, कोई है यहाँ पे जो डीएसए पहली बार सुन रहा है? डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के इंटरव्यूज। तो ओरल सबसे टफ जाता है, ओरल, क्योंकि एक एक इंटरव्यू 2-2 घंटे के हो सकते हैं, एक एक घंटे से 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के इंटरव्यू होते हैं। उस 1-2 घंटे में आपको इंटरव्यूअर पूरा निचोड़ देगा। तो मंथ स्टैक डेली के जो हम लोग का ये ट्रेनिंग सेशंस में ले रहा हूँ, इसमें असल मकसद हमारा ये होगा कि हम इसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे और इसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि जॉब डीएसए करने पर ही मिलने वाला है, मतलब ये वाला पार्ट मेन तो नॉन डीएसए बेस्ड भी जॉब मिल जाती है जहाँ ओरल इंटरव्यूज देने पर, मगर तो ओरल बोलने के लिए भी नॉलेज सर पे होना चाहिए ना। तो वाइवा में जैसे 1 वर्ड आंसर 2 वर्ड आंसर देने से हमारा काम नहीं होने वाला, तो 2-2 5-5 मिनट तक आपको बोलने आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम आगे के सेशंस में, फ्यूचर सेशन में कुछ नोट्स बनाएंगे, जैसे एग्जाम्स के लिए बनाते हैं, और वो नोट्स ऐसे होना चाहिए जो लाइफ टाइम इंशाल्लाह याद रहे, लाइफ टाइम रिमेम्बर कर सके। इसीलिए मैं बोला हाउ यू गोइंग टू हैक योर माइंड टू लर्न द कोडिंग। अब ये चीज अचीव कैसे होगी, सो अब जो मैं चीजें आगे बोलने वाला हूँ, इट विल बी अ वेरी गेम चेंजर फॉर योर कोडिंग जर्नी। ये गेम चेंजर होगा आपकी कोडिंग जर्नी के लिए, क्योंकि इंटरव्यूज देखो हर 2 साल में देना है आईटी कंपनीज के अंदर। पहला अभी जो एंट्री लेवल जो ब्रेक लेना है किसी कंपनी में, पहला जॉब लेना, वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद एक बार 2 साल टिक गए, उसके बाद इजीली मिलते जाता है, मगर वो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। और 10 साल इंडस्ट्री में आपने वक्त लगा दिया, काफी हो जाता है, उसके बाद उड़े आने का मतलब रिजाइन कर दो बस, हो गया, बहुत हो गया कोडिंग कोडिंग। तो अभी यहाँ पे हमारा मकसद रहेगा, हम इसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे, मगर प्रिपेयर इस तरीके से करेंगे कि हम उसको लाइफ टाइम रिमेम्बर कर सकें, ठीक है। सो एवरीबडी एग्री हियर? तो इसके लिए आपको मेरे साथ नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस बेसिस पे होना पड़ेगा, क्योंकि हर लेवल पे, हर नेक्स्ट वीक, एक वीक के बाद दूसरा वीक आएगा ना, तो लेवल बढ़ता जाएगा। बीच में से छोड़ दिए, फिर बीच में वापस एंटर मारे, तो फिर गड़बड़ हो जाती है वो। और जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ ना, मोर देन वर्थ 2 to 3 लाख रुपीज का कंटेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे सारे ट्रेनिंग मैं खुद ले चुका हूँ, जहाँ मैंने खुद 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। वो चीज़ आप लोग को फुकट में मिल रही है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसका फायदा उठाएंगे। एवरीवन एक्साइटेड है कि नहीं? यस, नो? मैंने ऑलरेडी ऐसी ट्रेनिंग्स ली चुकी है, और भी कर भी रहा हूँ मैं, वो जगह से करता रहता हूँ ट्रेनिंग, मेरा कंटिन्यूस लर्निंग चलता रहता है, जहाँ वेर आई हैव माई सेल्फ इन्वेस्ट इन मोर देन 2 लाख रुपीज, और वहाँ से जो एक्सट्रैक्टेड नॉलेज होता है वही मैं आप लोग से शेयर करता हूँ भी, वाया हसबस ऑफ जो चीज़ मुझे मिलती है, ठीक है। तो अब पहला मेथड, सबसे पहला मेथड क्या है? तो सबसे पहला मेथड हम स्कूल के ज़माने में कर चुके हैं, जो हम एक्चुअली रियलाइज नहीं किए हैं और उसको भूल चुके हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा ये है कि
हमने प्रॉब्लम अभी, पहले तो प्रॉब्लम को रियलाइज करो। हम कई सारे वीडियोस देखे हैं, इवन यूडेमी के वीडियोस देखे हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी करते हैं और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते हैं, फिर भी चीजें भूल जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं, राइट। तो जैसे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है इसके अंदर? जैसे स्कूल के जमाने में हम लोग को टीचर लोग क्या कराते थे? स्कूल के टीचर लोग हम लोग को नोट्स बनवाते थे, नोट्स बनाते थे और उसको बोलते थे रट्टा मारो, याद करो, है ना, उसको रिमेम्बर करो, फिर उसको रिपीट करो। रेपिटेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और जितना रेपिटेशंस करेंगे वो आपके जहन में टिका रहेगा। इसलिए आज भी अगर आपको टू का टेबल बोलूंगा तो शायद यहाँ पे सब लोग टू का टेबल बोल पाओगे, राइट। अगर 8 17 का टेबल पूछूंगा तो किसी को याद नहीं रहेगा। क्यों? 17 के टेबल के लिए मेहनत नहीं हुई ना उतनी, इसीलिए। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ गया ना। तो उस वक्त जो हम लोग ने पढ़ा था टू का टेबल, आज भी वो टू का टेबल याद है, क्योंकि उतना गजब का हमारे टीचर ने मार मार के पढ़ाया है। मगर 17 के टेबल में उतना ध्यान नहीं दिया टीचरों ने। यस और नो एवरीवन? तो साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम जो भी चीज याद करते हैं उसको रिपीट करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, रट्टा मारना वाला का फंडा नहीं है ये फंडा है रेपिटेशन का फंडा है। तो सबसे पहले कोडिंग मगर रेपिटेशन से नहीं होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टेक्निक है, द वेरी फर्स्ट टेक्निक टू हैक योर माइंड, ये कहीं लिख के ले लो या मैं बार बार बाद में फ्यूचर में रिपीट खुद करूंगा। तो फर्स्ट टेक्निक इज रेपिटेशन बाय एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब रेपिटेशन बाय एप्लीकेशन ये वर्ड मैंने इसलिए डाला हूँ, अभी यूट्यूब वीडियो मैंने देख लिया, अब फिर से यूट्यूब वीडियो देखूंगा, वही वीडियो 2 बार देखूंगा, 3 बार देखूंगा, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। रेपिटेशन बाय एप्लीकेशन, और ये चीज मैं ऑलरेडी करवाता हूँ आपसे। क्या? रेपिटेशन तो शायद नहीं कराता मगर एप्लीकेशन जरूर कराता हूँ। जो भी मेरा सेशन आप अटेंड करते हो, आप मेरे साथ उसको अप्लाई करते हो, राइट। अप्लाई करते हो कि नहीं? परफॉर्म करते हो ना? जो प्रॉब्लम मेरा आ रहा है वो आप प्रॉब्लम आपको भी आता है, जो सोल्यूशन मेरे को आता है, कभी कभी वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो आप अप्लाई करते हो, तो यू व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली यू आर लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। जब तक ये नहीं होगा हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाले चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब हर साल हर 2 साल में जो इंटरव्यू देना है उस लेवल का प्रिपरेशन अपना होना चाहिए। तो लर्निंग बाय डूइंग, तो लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, मतलब आप जो 2 दिन में बैठ के करते हो ना उसमें होता है, बट उसके साथ अप्लाई करना है रेपिटेशन। मतलब जो प्रोजेक्ट आपने कर दिया है, जैसे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट, पिछले कुछ प्रोजेक्ट किए हो गए, एचटीएमएल के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हो गए, उसको रिमेनिंग 5 डेज जो हफ्ते के होते हैं जहाँ मैं नहीं देता हूँ आपको, उसमें 1 2 दिन ऐसा बना लो कि वो प्रोजेक्ट को फिर से आप करें, फिर से रिपीट करें। एक बार करो, फिर से 2 बार करो, मगर बाय डूइंग, बाय डूइंग। तो फिर से लर्निंग बाय डूइंग होगा, रेपिटेशन होगा, और इससे आपको फायदा ये होगा कि जब उस वक्त 1 2 लाइन कोडिंग की ऐसी लाइन होगी जो मैं जब पढ़ा रहा था तब समझ गया था, मगर और क्लियर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी एलॉबरेट हो जाएगी। कभी देखो कोई मूवी, अभी आप एक मूवी कभी देखे हो, कोई भी मूवी, उसको अगर जो दूसरी बार मूवी देखते हो ना तो आपके डॉट्स कनेक्ट होते हैं। बोले अच्छा, बाहुबली ने इसलिए मारा था उसको, बोले अच्छा ये इसने ऐसा उड़ाया था तो उधर गया, मतलब जो भी ऐसे सीन्स आते हैं, अगर वो सीन आप फिर से देखोगे
हालांकि वापस देखना कोई भी मूवी मेरे को तो बोरिंग लगता है, मगर जब देखोगे ना सेकंड टाइम वो मूवी के, तो आप उसके पहलू ढूंढने लगोगे, उसके अंदर मिस्टेक्स पता चलेगी, उसके अंदर समझ, कुछ चीजें मिस्टेक भी पता चलेगी, कुछ चीजें उसके अंदर तुमको और अच्छे समझ में आएगा, हाँ ये सीन था क्या। खास करके सस्पेंस वाली मूवी जो होती है, ये फीलिंग कभी आई है कि नहीं, कोई मूवी अगर 2 बार देखे हो तो। सस्पेंस वाली मूवीज खास करके आप जब 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, तो वो पहली बार में समझ में आएगी, 3 बार मूवी। जैसे आज के, आज तक के मेरे नजदीक में कोई एक मूवी है, वो इंसेप्शन है, जिसको 3 बार देखने के बाद शायद कुछ लोगों को समझ में आएगा। इंसेप्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है वो, मैन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड मूवी। और बाकी जो मूवी आप नॉर्मल मूवी तो देखते हो समझने आती है, मगर फिर से देखोगे ना, तो उस मूवी का कंसेप्ट और क्लियर होता है कि हाँ भाई इसके अंदर ये बता रहा। वैसे ही जब आप फिर से कोड को लर्निंग बाय डूइंग करोगे, आपको उसके अंदर के कंसेप्ट और अच्छे से याद होगा। अब इससे क्या होगा ना, जब आप अप्लाई करने जाओगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो आप इंडस्ट्री में आएगा, जो डीएसए के प्रॉब्लम्स होंगे, उस वक्त वो लॉजिक आपको याद आएगा। देखिए अब हम लोग क्या हो रहे हैं, हम ब्लैंक हो जा रहे हैं। मेरे को ये बताओ, सब लोग ब्लैंक होते ही कि नहीं। ये वाइवा वाली फीलिंग आती है सबको, वाइवा सेमेस्टर भर पढ़े हैं, इवन लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मगर जिस दिन वाइवा होता है, वाइवा वाला सामने वाला एग्जामिनर अगर, हाँ, कोई पहले से मालूम पड़ गया कोई बड़ा आदमी आने वाला है, चोरी पचोरी जो भी है, या पूरा ब्लैंक हो जाते हैं उस टाइम। दैट्स अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो वाइवा में फेस करते हैं, एंड वाइवा इज नथिंग बट व्हाट, इट्स जस्ट लाइक योर इंटरव्यू, राइट। तो इंटरव्यू में 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बोलना है, एक वर्ड बोल के हट नहीं जाना है 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर, राइट। तो वो कब होगा, जब हम रेपिटेशन बाय एप्लीकेशन करें, रेपिटेशन बाय एप्लीकेशन करने वाला। एवरीबडी क्लियर यार। देखो ये चीज ऑलरेडी हमें, हमको बहुत से लोगों को पता भी होगी, मगर ये हम चीज इसको नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते। मैं पहला सेशन इसको इसलिए लिया हूँ ताकि आगे जाकर हमको ये चीज नहीं हो, आगे जाके पता हो जाना चाहिए कि भाई मैं आगे जो कराने वाला हूँ उसका असल मकसद क्या है। असल मकसद हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग देना है। तो रेपिटेशन बाय एप्लीकेशन करना है, ओवर एंड ओवर अगेन हेल्प इंटरनलाइज योर कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपके कोड की, उसको समझने समझने आ जाएगा, उसका आइडिया आपको क्लियर होगा, उसके थॉट प्रोसेस को, मतलब जो आपकी सोच है उसको कोड में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। ठीक है। मतलब कभी कभी हम प्रोजेक्ट बनाने का सोचते हैं ना, हर किसी के दिमाग में आइडिया आता है, अरे मैं तो ये इन्वेंट करने वाला हूँ, मगर ग्रैनुलैरिटी लेवल पे, बारीकी लेवल पे कैसे उतरना है और आपकी सोच को तब्दील कोडिंग में कैसे करना है, ये हमको नहीं आता। और जो ये चीज कर लेता है वो मार्क जुकरबर्ग बन जाता है। ठीक है। तो पहली बात, कुछ लोग करते क्या मालूम है, एक चीज और बताता हूँ। कुछ लोग 5 से 6 घंटा हर दिन पढ़ते रहते हैं, बोले ऐसा करके देखते हैं। क्योंकि ये हमारा वो, कुछ लोगों की फीलिंग आती है ना, अरे यार ये वाला वेब सीरीज है ना बहुत अच्छा बता रहा है, क्या करता हूँ ये 1 महीने का वेब सीरीज है, 2 दिन के अंदर ही देख लेता हूँ। कितने लोगों ने ऐसा किया है, कोई एक वेब सीरीज तो 2-3 दिन में खत्म कर दिए, सारा का सारा सीरियल उठाए और 50-60 एपिसोड एक ही दिन में देख लिए, 2 दिन में देख लिए। वहां पे वो मजा आता है देखने ना, इसके लिए वो हम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे नहीं कर सकते, कोडिंग में नहीं कर सकते, ये हमको प्रॉब्लम देगा। इसको बोलते हैं बिंच, बिंच ट्यूटोरियल, बिंच ट्यूटोरियल। तो बिंच ट्यूटोरियल नहीं करना है।
जो हम लोग यूडेमी यूट्यूब में करते हैं। तो अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग करने के लिए 5 से 6 घंटा लगातार पढ़ना भी कंप्लीटली वेस्ट है। 5 से 6 घंटा पढ़ना है, मगर तरीका उसका क्या होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए शॉर्ट फोकस लर्निंग, शॉर्ट फोकस लर्निंग, शॉर्ट फोकस सेशन। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोग अभी कर ही रहे होगे क्योंकि आप स्टूडेंट हो। सेमेस्टर भर जो भी टीचर ने पढ़ाया, मगर एग्जाम के 2 दिन पहले कोई एक कंसेप्ट आपके दोस्त ने बता दिया और समझ गया आपके दोस्त का, एग्जाम के दिन वो आ गया, क्या फीलिंग आती है ना, अरे यार उस टीचर बकवास पढ़ाता है, उससे अच्छा तो मेरे दोस्त ने समझा दिया। और वो जो छोटा सा वक्फा था, जो हार्डली 10-15 मिनट का सेशन उस दोस्त ने लिया, वो आपको याद रहता है। यस नो? मगर बेचारे वो टीचर की जो सेमेस्टर भर इतना पेन लेके पढ़ाया है, वो सब गया गटर में। ऐसा नहीं है। अभी से मैं आपके यहाँ लाइक सेशन ले रहा हूँ, हाँ, मैं 5 बजे मेरे को उठना पड़ा इसके लिए, ताकि आपका सेशन अच्छे से जाए। तो जो भी चीज, देखो टॉपिक के नाम दे रहा हूँ ना, ये ऐसे ही ब्लंटली नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सब साइंटिफिक एविडेंस है, सब साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फोकस लर्निंग को, एक्चुअली में साइंटिफिक में स्पेस्ड लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस लर्निंग। इससे पहले मैंने बताया था रेपिटेशन बाय एप्लीकेशन, पहला टेक्निक, ठीक है। दूसरा स्पेस लर्निंग। स्पेस लर्निंग में जहाँ पे 5 से 10 घंटा, 6 घंटा आप ये जो चीज करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम भी हो जाता है, सेमेस्टर खत्म हो जाता है, फिर भी याद नहीं रहता है, और मगर जो 2-3 मिनट आपके दोस्त ने बता दिया वो याद रह जाता है। तो वो चीज कैसे पॉसिबल है, वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? तो ये एक्चुअली स्पेस लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्किंसन लॉस, एक कोई तो है साइकोलॉजी वाला साइंटिस्ट, उसका ये लॉ है। उसके अंदर इसने एक टेक्निक बताया है साइंटिस्ट ने, जिसको बोलते हैं टाइम बॉक्सिंग। और ये काफी हम करते हैं, शायद हम में से किसी ने किया भी होगा। तो टाइम बॉक्सिंग ऑफ योर टास्क, ऑफ योर टास्क, मतलब अब आपका कोई कंसेप्ट है, ठीक है, आज क्या करो, उसको सिर्फ 2 घंटे का टाइम दो, ओनली 2 आवर्स मैक्सिमम। कोई एक कंसेप्ट हो, या 1 घंटे का टाइम दो। आप क्या बोलेंगे ना, चलो मेरे को आज गिटहब पढ़ना है, कल मेरे को गिटहब पढ़ना है। जब आपने ऐसा बोला, कल वर्ड दिया, कल वर्ड तो कल में ही चला जाएगा। फिर दूसरा, चलो आज करना है, आज करना है, तो अभी कितना देर में करना है आपने अपने ब्रेन को बताया नहीं। इस वजह से ब्रेन क्या करेगा, उसको पूरे 10 घंटे ले लेगा पढ़ने के लिए। वो कंसेप्ट हो सकता था आप 1 घंटे में निपटा दो, क्योंकि उस पर्टिकुलर टास्क को आपने बॉक्सिंग नहीं किया है, ब्रेन में टाइम फ्रेम नहीं दिया है। और टाइम फ्रेम नहीं देने की वजह से हम जो काम 1 घंटे में करना था, हमने पूरा 10 घंटे, अब वो 10 घंटे में क्यों हुआ मैं वो भी बताता हूँ। अचानक से कोई काम आ गया, चलो व्हाट्सएप खोल के बैठ गए, फेसबुक खोल के बैठ गए, दोस्त के साथ कहीं नीचे बिल्डिंग के नीचे चले गए, घूम के आ गए, ये सारी चीज इसके अंदर घुस जाएगी। मगर जब आप उसको टाइम बॉक्सिंग कर दोगे ना, वो टास्क को मेरे को 1 घंटे में करना है, तो आप घड़ी की नोक के साथ आप चलने वाले हो। आपको ये भी फिक्र रहेगी, फोकस रहेगा, आप शॉर्ट फोकस्ड सेशन हो जाएगा वो आपके लिए 1 घंटे का। आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझ कर और एक टाइम पीरियड में करोगे। जहाँ पे मेरे को एक टास्क करना था 1 घंटे में, अब मैं वो 10 घंटे में एटलीस्ट 5 से 6 टास्क तो कर ही सकता हूँ। एग्जाम के लिए ही बताता हूँ मैं। अभी फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 पढ़ना है मेरे को,
चैप्टर 2 पढ़ना है जिनको, चैप्टर 2 में मेरे पास 15 क्वेश्चन है और कल टेस्ट है। और आज टीचर ने बताया घर पे जाने के बाद मेरे मेरे पास सिर्फ टाइम 4 घंटे का है, ठीक है, 4 घंटे मिले पढ़ाई करने को। तो मेरा काम क्या होगा, इस 15 क्वेश्चन को इस 4 घंटे के अंदर याद करना। तो अब एक एक क्वेश्चन को मैं कितना मिनट दूं याद करने के लिए, एक क्वेश्चन को मैं 10 मिनट दूंगा याद करने के लिए, ऐसे टाइम बॉक्सिंग बनाना। मगर देखो ये टाइम बॉक्सिंग बनाना बन तो जाएगा, आप बोलेगा हाँ मैं कर देता हूँ 10 मिनट में आंसर याद करो, मगर रियल लाइफ में 10 मिनट में आंसर याद नहीं होता। होता है क्या? रिप्लाई करो। नहीं होता, राइट। मगर टाइम बॉक्सिंग करने से फायदा ये हो जाता है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो? टाइम वेस्ट नहीं करते। आप ये 4 घंटे को ऐसा जाया नहीं करोगे, मालूम पड़ा वो सुबह बोलेंगे यार जोहर के बाद पढ़ता हूँ, बोले नहीं यार सो के उठता हूँ, खाना खाने के बाद नींद आ गई है, अभी मैं मगरिब बाद पढ़ने बैठता हूँ। अरे जाने दो यार, मगरिब की नमाज भी पढ़ते पढ़ते ईशा आ गई है, ईशा के बाद पढ़ता हूँ, ईशा के बाद फिर नींद आ जाएगी, बोले चलो तहज्जुद में पढ़ता हूँ, फिर वो तहज्जुद कभी आता भी नहीं है और फिर हम पढ़ते भी नहीं। तो ऐसा ना हो। तो टाइम बॉक्सिंग का फायदा ये हो जाएगा कि 4 घंटे में 15 क्वेश्चन नहीं किए, एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो होगा, 7 तो क्वेश्चन होगा। जहाँ टेस्ट में आपको 20 मार्क्स का टेस्ट था, 15 तो मिल जाएंगे, राइट। तो वैसे ही हमको कोडिंग में भी कुछ कंसेप्ट को लर्निंग बाय डूइंग जो मैंने बताया था उसको भी टाइम बॉक्सिंग में रख करके करना है। एक कंसेप्ट लिए छोटा सा, जैसे अक्सर आप लेक्चर के दौरान में, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं ये वाली कोडिंग करता हूँ सबके तोते उड़ जाते हैं। क्या है ये? बोलो क्या है ये कोडिंग का ये सिंटेक्स है, फैट एरो फंक्शन, एग्जैक्टली। और जब भी फैट एरो फंक्शन आता है थोड़ा सा कंसेप्चुअली हम हिल जाते हैं। यस और नो? एग्जैक्टली। तो ये चीज क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा ये एडवांस कंसेप्ट है, इसका बेसिक नॉर्मल फंक्शन था, फंक्शन का नाम कोड, राइट। ये एडवांस फंक्शन को अभी हम लोग ने ऐसा कर दिया। तो लर्निंग बाय डूइंग में ये चीज ऐसे गायब होगी और ऐसा लगेगा ये हाथ का मैल है, एकदम पाउडर, एकदम मक्खन जैसा ये चीज को सॉल्व होगा। मतलब आपका एडवांस जो चीज है ना वो लर्निंग बाय डूइंग से बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एडवांस चीज पे आप फोकस कर सकते हो। तो शॉर्ट फोकस सेशन में ये आपको फायदा मिलता है। तो जो भी पढ़ना है, चलो 10 घंटा मैं आज करूंगा पढ़ाई, मगर 2-2 घंटे के गैप पे करो, 2-2 घंटे के गैप पे। और हर 2 घंटे में भी हर टास्क को टाइम बॉक्सिंग करो। क्या करो? टाइम बॉक्सिंग करो। ये चीज आप एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम के प्रिपरेशन के। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। दो ग्रुप था, ब्रिटिश एंड, डॉक्टर स्लाइड खत्म हो गई है। दो ग्रुप्स थे जिसमें से एक नॉर्वेजियन ग्रुप था और एक ब्रिटिश ग्रुप था। उन लोग दोनों ग्रुप को जाना था साउथ पोल, ठीक है। तो दोनों ग्रुप में 15-15, 20-20 लोग का था और टीम। तो वो 15-15, 20-20 लोगों का जो ब्रिटिश एक ग्रुप था, ब्रिटिशर्स पूरे उसमें ब्रिटिश सिटीजन्स थे, एक नॉर्वे के सिटीजन्स थे, नॉर्वेजियन। इनको पहुंचना था साउथ पोल में। अब इन्होंने, ब्रिटिश ने एक टेक्निक ली कि हम लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ट्रैवल करेंगे।
अंटार्कटिका में। इन लोग ने इन लोग ने एक दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई। हम 2 घंटे फिर गैप लेंगे, फिर 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का सफर करेंगे, फिर 2 घंटे का सफर करेंगे। मतलब हर सफर के बाद छोटा छोटा गैप लेंगे, और गैप 15 मिनट का, 10 मिनट का, बड़ा बड़ा गैप भी नहीं, छोटे छोटे गैप लेकर मगर कवर करेंगे। एक साथ हम लोग इतना बड़ा गैप नहीं लेंगे, मतलब एक साथ नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये चीज हम लोग भी करते हैं। एक ही दिन में सारे केले खा जाएंगे तो पेट में दर्द होता है, वैसे ही मामला है। मेरे को बताओ, इन दोनों में से सबसे पहले कौन पहुंचा साउथ पोल पे? टाइप बी फॉर ब्रिटिश, नॉर्वेजियन फॉर एन। ये लोग तकरीबन साउथ पोल, अंटार्कटिका में चल रहे हैं। मौसम का हाल, क्लाइमेट, वेदर, ये सारी चीज को समझो आप कि साउथ पोल में आपको पहुंचना है। अभी अर्थ है तो साउथ पोल कहीं यहाँ रहेगा, तो ये साउथ पोल में पहुंचना है, यहाँ अंटार्कटिका है। वो वेदर के हिसाब से ठंडी की, कड़ाके की ठंडी रहेगी। खाने पीने के लाले होंगे, कोई होटल तो रहेगा नहीं, मैकडोनल्ड रहेगा नहीं उधर। सब खाना पीना कैरी करना है। तो इन लोग 10-12 घंटे का कंटिन्यू सफर कर रहे हैं, और ये लोग 2-2 घंटे का सफर कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग एक साल कुछ लगाए पहुंचने को साउथ पोल में। ये लोग ने कितना लगाया होगा? तकरीबन इसमें भी कुछ 15 लोगों की टीम थी, यहाँ पे कुछ 15-18 ऐसी कुछ तो फिक्स टीम थी। कितने भी लोग की टीम होने पर इन लोग ने कितना टाइम लगा होगा ब्रिटिशर्स ने? ये रियल स्टोरी बोल रहा हूँ मैं। अंदाजा बोलो ना। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कितना महीने? ब्रिटिशर्स कितना टाइम लगा होगा साउथ पोल पहुंचने के लिए? कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम था, दोनों का एक ही बेस था अंटार्कटिका में, वहां से उनको साउथ पोल जाना। मैं बताऊँ कितना टाइम लगा है? पूरी जिंदगी चले गई, मर गए बीच रास्ते में, सारे के सारे मर गए। क्योंकि उन लोगों ने स्टार्टिंग में इतना अपनी एनर्जी एक साथ एक्सर्ट किया कि वो पहुंच ही नहीं पाए, सबके सब मर गए। मगर यहाँ कोडिंग में ऐसा नहीं है, कोडिंग में मरने वाला कोई नहीं है, मगर है कि यहाँ पे भी टेक्निक यही अप्लाई करनी है। थोड़ा थोड़ा, शॉर्ट फोकस, टाइम बॉक्सिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस्ड लर्निंग टेक्निक, पार्किंसन लॉ के मुताबिक। जो साइंटिस्ट था पार्किंसन, उसने इस टेक्निक को बताया। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो पहुंच ही नहीं पाए कभी साउथ को, सीधा ऊपर चले गए। दूसरा, छोटा सा ग्रुप बनाना चाहिए, जिसको बोलते हैं ग्रुप बेस्ड लर्निंग, यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग। इसको बनाया है, इसका साइंटिस्ट है एबिंगहॉस फॉगेटिंग कर्व। अच्छा, मेरा स्क्रीन गायब है क्या? ऐसा कब हुआ? अच्छा, स्लाइड में आया था। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। तो हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भूल जाते, ब्लैंक हो जाते, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे?
तो सोल्यूशन तो मैंने ऊपर वाले हिस्से में बताया। तो इसको एक साइंटिस्ट जो एबिडेन, क्या इसका नाम है बोलने में, एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व इसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है एबिंगहॉस। तो ये इसने एक टेक्निक बताया जिसको बोलते हैं यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग। अब यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग में क्या है, इसके अंदर हम अगेन जो जो भी कोडिंग कर रहे हैं, वापस से वही चीज, हैंड्स ऑन करना है, छोटे छोटे वक्फे में करना है, और उसको रिपीट करना है फिर से, क्योंकि अब ये सिर्फ चार पुराने जो पूरे कंसेप्ट पूरे निचोड़ इसके अंदर आ जा रहा है। तो जो भी ट्यूटोरियल आप वॉच करो, देखो, मगर ऐसा ना हो कि रिपीट भी कर रहे हो तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद भूल जाओ, उसको फिर से करना है। बेसिक पढ़ा है ना, डेटा टाइप्स पढ़े, फिर से जाओ पीछे वापस, फिर से सारे डेटा बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका परमानेंट लर्निंग हो जाएगी, जैसे 2 का टेबल आज भी आ जाए, राइट। तो यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग में अगेन वही फंडा है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये आता है कि हम फॉरगेटिंग कर्व में आ जाते हैं। और फॉरगेटिंग कर्व का प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको भूल जाते हैं, मगर रिपीटेशन करने से फायदा ये होता है कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट होता है। इसीलिए अगर आपको मैं अगर पूछूं, बचपन में अगर कोई हादसा हुआ है, आज भी आपको वो शायद तस्वुर कर सकते हो उसका, आंखों के सामने वो मंजर नजर आता होगा। है कोई आप लोग में से किसी लोग को होता है क्या, नहीं कोई ऐसा सीन होगा लाइफ में जो बचपन में हादसा हुआ है, या अच्छा हो या बुरा हो, दोनों हादसे आज भी खुली आंखों के सामने वो मंजर नजर आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो केमिकल बॉन्ड्स है वो हमारे मेमोरी में आज भी उस लेवल पे इम्पैक्ट किए हुए हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस लेवल की लर्निंग करते हैं, जो ऊपर के टेक्निक्स मैंने बताया, उससे वो फॉरगेटिंग कर्व से बाहर आ जाते हैं, मतलब भूलने से, ब्लैंक होने से, और उनको कोड के सिंटैक्स आंखों के सामने, खुली आंखों के सामने नजर आते हैं। ये आपके साथ भी शायद हुआ रहेगा, एग्जाम के जब प्रिपेयर करते हो, कुछ चीज पढ़ते हो, कुछ कुछ टेक्स्ट आपके सामने किताब का नजर आता है क्या, नहीं? अगर आपने उसको उतने अच्छे से पढ़ा होगा तो कुछ कुछ टेक्स्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी किताब नजर आ रही है एग्जाम के दिन, धुंधला धुंधला। तो वो इम्पैक्ट है एक्चुअली, आंसर आते हैं, वो इम्पैक्ट है हमारे ब्रेन के ऊपर उसका, मगर वो बहुत मिनिमम इम्पैक्ट है। मतलब 97%, 96% तो कंटेंट हम भूल गए, ठीक है, और जो याद है उसमें से 1% हमारे विजुअल्स में आ रहे हैं, मतलब खुली आंखों से हम उसको तस्वुर कर पा रहे हैं, उसको देख सकते हैं। वो चीज कोडिंग में भी पॉसिबल है। तो हियर इज व्हाट आई से, हाउ टू हैक योर ब्रेन टू लर्न कोडिंग। तो जो टेक्निक्स मैंने बताया, जहाँ पे आपको पढ़ना है शॉर्ट फोकस लर्निंग करके, 2 घंटे का पीरियड लो, उसके अंदर एक टास्क डिफाइन कर दो कि इतना कंटेंट मैं पढ़ के रहूंगा, और उस 2 घंटे के अंदर भी छोटे छोटे टाइम फ्रेम बनाओ, घड़ी को साथ में रख लो, या जो भी हैंड वॉच है, वॉल वॉच है, उसको साइड में रख के टास्क डिफाइन करो कि मैं इतना इतना पढ़ूंगा, 15-15 मिनट, 10-10 मिनट, और उसको याद कर लो। और जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने जाओगे, रिपीट करने जाओगे, अब रिपीटेशन में यूट्यूब वाले केस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम रिपीट करने जाओगे तो फिर से यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। फिर से यूट्यूब वीडियो देखोगे तो फिर वही 15-20 मिनट घसेंगे आपका। फिर लास्ट लास्ट में क्या करोगे, 15 मिनट की वीडियो है या आधे घंटे की वीडियो है, तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड मारते जाओगे। कितने लोगों ने ऐसा किया है, टेल मी, वीडियोस को फॉरवर्ड करते गए।
बहुत लोगों ने किया रहेगा ये, अगर आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो या इवन कोई दूसरे वीडियो कंटेंट से, यूडेमी से पढ़ रहे हो। सो मैंने देखो आज के सेशन में हर वो चीज कवर किया जो हम प्रैक्टिकली लाइफ में कर रहे थे, मगर आज से जब मेमन डेली पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि वी वांट टू अचीव लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हर चीज हमारे ब्रेन में परमानेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको रेपिटेशन भी मजबूत करना होगा और शॉर्ट लर्निंग कर्व पे चलना होगा। यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग, स्पेस लर्निंग, जो मैंने अभी दो टेक्निक्स बताए हैं, वो टेक्निक के साथ मेरे को आगे बढ़ना है। ठीक है, वो टेक्निक्स के साथ आपको आगे बढ़ना रहेगा। तो कल परसों से जो भी हम लोग आगे सेशंस करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हम सबसे पहले नोट्स बनाएंगे। तो जो भी पढ़ेंगे, जैसे यूट्यूब से वीडियो सीखते हैं, इवन मेरे लेक्चर से आप सीखोगे, सीखने के बाद वापस उसको रिवाइज कैसे करोगे? रिवाइज करने के लिए नोट्स लगेगा। तो नोट्स, सिंस आईटी वाले बंदे हम लोग, वी विल प्रेफर गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स से हम जो भी कंटेंट बनाएंगे, हर उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे या जो भी फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट के हिसाब से हम उसके नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज, और एक फोल्डर ही बना लो गूगल ड्राइव पे, और एक एक टॉपिक का एक एक डॉक्स रहेगा। जैसे कि HTML के लिए कर रहे हो तो CSS के लिए कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट के लिए कर रहे हो, तो क्या होगा, ये डॉक्स, ये जो 3 फाइल्स होगी, इसके जो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होंगे, इजी लेवल के, मीडियम लेवल के, टफ लेवल के, इन क्वेश्चंस को हम वहाँ पे उनके सोल्यूशन के साथ स्टोर करेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे भी। एंड 1 महीने बाद, 10 महीने बाद जब हम वापस उसको रिवाइज करेंगे, तो बस उसको गो थ्रू करना है। याद है ना, जब एग्जाम के दिन हम पढ़ते हैं, कोई एक आंसर होगा, आपने समझो 50, 30, 15, 20 लाइन का हिस्ट्री के आंसर्स होते हैं स्कूल के जमाने में या अभी भी, उसको जब आप याद कर ले, तो याद करने के बाद जिस दिन एग्जाम है, अभी यहाँ पे एग्जाम का ये दिन है, आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो एक दिन जस्ट उसके बिफोर क्या करना पड़ता है, उसी नोट्स को ओपन करते हो, बस उस नोट से फटाफट गो थ्रू करते हो। जब गो थ्रू करते हो, जिसको बोलते हैं रिवाइज करना बेसिकली, तो हमको फटाफट याद आता है कि नहीं, और फिर वो जाके एग्जाम में हम लिखते हैं। एवरीवन यस नो? सो गए क्या मोबाइल चालू करके? तो हमको अब क्या होगा मालूम है, जैसे जैसे हम चीजें पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ये जो नोट्स है, ये एक पेज का हो सकता है 5-6 दिन के बाद। जावास्क्रिप्ट का समझो ये नोट्स एक पेज का होगा, समझो 1-2 महीने के बाद ये 100 पेज का हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा लर्निंग भी होगी। अब जब इंटरव्यू का टाइम आएगा, तो उस वक्त तो भाई, इंटरव्यू का टाइम जब आता है ना, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही मालूम पड़ता है कि इंटरव्यू। अब उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप नया कंसेप्ट तो पढ़ने जा नहीं सकते, पुराना रिवाइज करना होगा, राइट? अब जब पुराना रिवाइज करने बैठोगे, तो आपके गूगल ड्राइव पे, गूगल डॉक्स के अंदर ये सारा कंटेंट जो हमने यहाँ पे सीखा, पढ़ा, वो सारा इधर अवेलेबल है, मोबाइल के भी थ्रू एक्सेसिबल है। अब उसको हम फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, और जब रिवाइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको वो सारी चीज याद आ जाएगी। फिर इससे क्या होगा, हम आगे के एडवांस कंसेप्ट पे फोकस कर सकते हैं। फिर उसको भी यहाँ पे फर्स्ट डाल दोगे, 1 महीने बाद मालूम पड़ा ये 150 लाइन का पेज बन गया, फिर वो भी रट्टा याद हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन समझा इतना? क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, और सर्च करने भी आसान होगा क्योंकि गूगल डॉक्स रहेगा। ठीक है, 2 साल बाद समझो पहला जॉब लग गया, 2 साल बाद फिर से इंटरव्यू है, फिर प्रिपेयर करना है, फिर मतलब रिवाइज करना होगा, फिर एडवांस कंसेप्ट भी सीखना होगा, बेसिक भी रिवाइज करना होगा,
और एडवांस के एडवांस को प्रिपेयर करना होगा। इस ये सारे टेंशन हट जाएंगे। आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी दिए होंगे, तो इंटरव्यू के एक दिन पहले क्या हाल होता है, कोई बता सकता है इधर पे? एनीबडी कोई है यहाँ पे? नॉन टेक्निकल इंटरव्यू भी चलेगा, कोई मसला नहीं। जुबैर, जुबैर माइक में आ सकते हो? जुबैर है क्या? मेरी आवाज आ रही है? माइक चल रहा है आपका? एनीबडी हुआ गिवन इंटरव्यू यार, किसी ने दिया इंटरव्यू? एक मिनट, हाँ। अभी देखो माइक चल रहा है क्या जुबैर? ट्राई करो, होएगा, अभी होएगा। एक काम करो, एग्जिट कर, इन आउट करके इन हो जाए। और कोई था? पंकज, तुमने भी कोई इंटरव्यू दिए क्या? हाँ जुबैर, मेरे को बताओ, इंटरव्यूज दिए थे बीच में कभी? माइक तो मैंने एक्सेस तो ऑन किया है। कोई है जो माइक ऑन करके से बोल सकता है? ओके, जो सेशंस में आज मैं बताया हूँ, इसका असल मकसद यही था कि इंटरव्यू के कुछ दिन पहले क्या आपके साथ प्रिपरेशन लेवल क्या होना चाहिए, और टेक्निकल अंदर क्या प्रिपरेशन है वो तो हम टाइम टू टाइम आगे करने वाले हैं, मगर ओवरऑल लेवल प्रिपरेशन कैसा होगा, एक नॉन टेक्निकल लेवल की बात करता हूँ। तो कल इंटरव्यू है, तो आज मेरे को पढ़ना है, तो कैसे मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो प्रिपरेशन से भी पहले प्रिपरेशन अपना रहना चाहिए ना। तो वो प्रिपरेशन से पहले का प्रिपरेशन जो अभी से करना है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? सो आई होप सब एवरीबडी हैव गॉट मीनिंगफुल इंसाइट अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन, किस तरीके से हम इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे, और इस प्रैक्टिस को हम आगे फॉलो करेंगे। आई जस्ट नीड योर वर्ड्स ओवर द चैट कि आप लोग उसके ऊपर क्या राय रखते हैं, और किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। देखो, आप लोग में से कोई डिप्लोमा स्टूडेंट भी है, अगर इसको फॉलो करते हैं इंशाल्लाह, या इवन कोई भी स्टूडेंट हो आप, चाहे सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, ये टेक्निक्स को फॉलो करते हैं और सीरियसली फॉलो करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट कम से कम नॉन डीएसए इंटरव्यू तो क्रैक कर सकते हैं। नॉन डीएसए इंटरव्यू तो एटलीस्ट क्रैक कर सकते हैं। डीएसए तो पहले राउंड में फिल्टरिंग कर देते हैं हम लोग, मगर हम डीएसए नॉन डीएसए दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। और क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स जा चुके, बहुत पहले के स्टूडेंट्स, वो लोग ऐसे थे जो डिप्लोमा भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, डिग्री भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे।
तो उस कैटेगरी में आप लोग फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप अब इसी टेक्निक को आप एग्जाम के लिए भी अपने इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे कभी जिंदगी में केटी नहीं लगेगी और कभी न 80 के नीचे परसेंटेज आएगा भी नहीं। सेम टेक्निक इफ यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर योर एग्जाम, योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो एवरीबडी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम यस टुमारो? रहेंगे, ज्वाइन करेंगे कितने लोग? ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना सेशन क्लोज करता हूँ एंड होप जो लोग सीरियस है एंड अटेंड कर रहे हैं सेशंस को, वो उन लोगों को जल्द से जल्द एक बिग फैट सैलरी वाला जॉब लोगे आप ये ताला। एंड ऑल्सो ट्राई, और एक चीज याद रखिए, व्हेन यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ ट्राई टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, अपना लर्निंग थोड़ा और बढ़ जाता है। और माइक पे आके अभी बोलने की भी प्रैक्टिस रखेंगे हम थोड़ी, क्योंकि हमारे इंटरव्यूज के मॉक इंटरव्यूज में लूंगा आप लोग के, जहाँ पे आपको बोलने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई कंक्लूड माई सेशन। किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, दे कैन आस्क। कोई इशू है, प्रॉब्लम है अभी फेस कर रहे हो? नो इश्यूज? ठीक है, तो क्लोज करते हैं सेशन को। बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज।